हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सेकेंड टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं चार्ज क्या होता है। अगर आप उसको नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, वो बेसिक है जिसमें आपको हम चार्ज से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट को बताए थे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसको देख लीजिए। अब इलेक्ट्रिसिटी के दूसरे वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक पॉइंट्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक पॉइंट्स को देखते हैं। तो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो होता क्या है, मतलब इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है, मतलब चार्ज जो फ्लो कर रहा है उसका रेट क्या है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो कोई भी कंडक्टर अगर है उससे जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो किस रेट से फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। और रेट का मतलब हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो करंट का फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम। किसी दिए गए समय में कितना चार्ज पास कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला आ गया, करंट बराबर आपका क्या हो गया, करंट बराबर हो गया चार्ज अपॉन क्या हो गया, टाइम। और इस तरह करंट को हम लोग आई से डिनोट करेंगे, चार्ज को क्यू से डिनोट करेंगे और टाइम को टी से। तो आई बराबर हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन टी, या इसी को चार्ज बराबर लिख सकते हैं आई इंटू टी। तो ये भी फार्मूला आप लिख सकते हैं। आई हो गया आपका करंट, क्यू हो गया टोटल चार्ज और टी हो गया आपका कितना टाइम लगा। तो ये फार्मूला को याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक फार्मूला है। अब कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है। जैसे एसआई यूनिट जो होगा इलेक्ट्रिक करंट का वो क्या होगा, एम्पियर होगा। इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। करंट जो होगा उसको मेज़र करेंगे जिस डिवाइस से, तो इलेक्ट्रिक करंट को जो मेज़र करते हैं उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, एमीमीटर बोलते हैं। अगला है एमीमीटर को ध्यान रखिएगा, एमीमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है कम होता है, और इसको जब भी हम कनेक्ट करेंगे तो हमेशा इसको कनेक्ट करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में हमको कनेक्ट करना है तो इसको हमेशा हम लोग कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ताकि ये पूरे करंट को मेज़र कर सके। अगला फ्रेंड, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो करंट जो होगा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो करंट जो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। करंट का जो भी डायरेक्शन होगा हमेशा वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन होगा। अगला पॉइंट है 1 एम्पियर। तो एम्पियर आपको बता दिए, करंट का जो ऐसा यूनिट होता है उसको एम्पियर बोलते हैं। अब 1 एम्पियर का मतलब क्या होगा, 1 एम्पियर का मतलब हो गया जो 1 कूलम चार्ज जो है, कितना कूलम, 1 कूलम चार्ज जो है जा रहा है, गुजर रहा है कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड के लिए पास करता है तो हम बोलेंगे कितना करंट पास हुआ, 1 एम्पियर करंट पास हुआ। तो 1 एम्पियर करंट का मतलब हो गया, याद रखिएगा, 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में। तो जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास करेगा तो हम बोलेंगे जो उस कंडक्टर में जो करंट गया है, कितना करंट गया है, 1 एम्पियर गया है। तो वहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे फ्लो ऑफ 1 कॉलम चार्ज फॉर 1 सेकेंड। 1 कॉलम चार्ज अगर 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता है तो हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट पास किया। ठीक है, अब कुछ टर्म आपको ध्यान रखना है। जैसे 1 कूलम का मतलब होता है आपको बता दिए, एम्पियर का मतलब हो गया 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, उसी तरह एम्पियर से भी छोटा यूनिट होता है जिसको मिली एम्पियर बोलते हैं। तो 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है, याद रखिएगा, 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, तो मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ हो जाएगा, और माइक्रो एम्पियर बोलेगा तो 10⁻6 एम्पियर हो जाएगा। ये छोटा छोटा यूनिट है एम्पियर का जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फ्रेंड्स, करंट से रिलेटेड हम लोग बेसिक पॉइंट्स को जान चुके हैं। अब उससे रिलेटेड कुछ टर्म को देखते हैं जो बहुत काम का है। जैसे अब जो भी सब्सटेंस होगा फ्रेंड्स, जो भी ऑब्जेक्ट है वो 3 तरह का हो सकता है, एक कंडक्टर होगा, एक इंसुलेटर होगा, एक सेमीकंडक्टर होगा। तो अगर हम जो भी सब्सटेंस का बात कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट उसे पास होगा कि नहीं होगा, कितना पास करेगा, उसके आधार पर अगर हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो होगा 3 तरह का हो सकता है, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक हो सकता है सेमीकंडक्टर। क्लियर है, ये किसके आधार पर बांटे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट को कोई सब्सटेंस कितना कंडक्ट करा उसके आधार पर हम लोग सब्सटेंस को, ऑब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक सेमी कंडक्टर। कंडक्टर क्या है, तो देखिए कंडक्टर होता क्या है, कंडक्टर ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से पास होने देता है, मतलब चार्ज को फ्लो करने देता है। चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। तो जो सब्सटेंस, जो बॉडी इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से पास होने देगा वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे कंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंडक्टर। क्लियर है? क्यों पास होगा भाई? तो याद रखिएगा कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए कंडक्टर जो होता है उससे करंट पास करता है। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जो भी मेटल है, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होता है मेटल में? तो सिल्वर होता है। उसके बाद कौन होगा? कॉपर। उसके बाद कौन होगा? एल्युमिनियम। और सिल्वर का तो हम लोग महंगा होने की वजह से इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कॉपर और एल्युमिनियम का हम लोग इस्तेमाल घर में करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कंडक्टर जो होगा 2 तरह का हो सकता है, एक मेटालिक कंडक्टर हो सकता है और एक आयनिक कंडक्टर हो सकता है। मेटालिक कंडक्टर का मतलब क्या है? देखिए, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रॉन के थ्रू जाएगा तो उसको हम लोग मेटालिक कंडक्टर बोलेंगे। मेटालिक कंडक्टर मतलब जितना भी मेटल होता है, मतलब जो सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है, उसको हम लोग मेटालिक कंडक्टर बोलेंगे। जनरली इसमें मेटल आ जाएगा, ठीक है। तो जितना भी मेटल है या ग्रेफाइट है, इस सबको क्या बोलेंगे? मेटालिक कंडक्टर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने वाला, इलेक्ट्रॉन जो मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो जा रहा है उसको पहुँचाने वाला कौन स्रोत है? इलेक्ट्रॉन है। तो मेटालिक कंडक्टर में जो करंट जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इसको हम मेटालिक कंडक्टर बोलेंगे। आयनिक कंडक्टर अगर बात करेंगे तो आयनिक कंडक्टर में भी करंट पास होता है, लेकिन आयनिक कंडक्टर में करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आयंस जिम्मेदार होता है, याद रखिएगा। जैसे आयन में 2 होता है, कैटायन एनायन होता है, तो आयंस जिम्मेदार होता है आयनिक कंडक्टर में और इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है मेटालिक कंडक्टर में करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो आयनिक कंडक्टर में आयंस और मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आयनिक कंडक्टर कैसे बनाएगा? अब देखिए मेटालिक कंडक्टर में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिल्वर है मेटल है, मेटालिक कंडक्टर होगा, कॉपर मेटल है, जितना भी मेटल है मेटालिक कंडक्टर बोलेंगे। ग्रेफाइट को भी आप मेटालिक कंडक्टर बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन के थ्रू करंट पास हो रहा है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन के थ्रू करंट पास हो रहा है उसको मेटालिक कंडक्टर बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन करंट को पास नहीं कराता है, वहाँ पे जो है आयंस पास करता है जिससे करंट पास होता है, और वैसे कंडक्टर को आयनिक कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। जैसे किसी भी एसिड को पानी में डाल दीजिए, किसी भी बेस को पानी में डाल दीजिए, या किसी भी सॉल्ट को पानी में डाल दीजिए, मतलब उसका सॉल्यूशन बना लीजिए, और उसके सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है वो क्या हो गया? आपका आयनिक कंडक्टर हो गया। जैसे नमक को, NaCl को पानी में डाल दीजिएगा तो उससे करंट पास होगा, लेकिन NaCl से करंट पास नहीं होगा। तो किसी भी आयंस को अगर आप पानी में घोल देते हैं, मतलब किसी भी सॉल्ट को अगर पानी में घोल देते हैं, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो कौन करेगा? आयन करेगा, ठीक है। तो कोई भी एसिड का सॉल्यूशन ले लीजिए, बेस का सॉल्यूशन ले लीजिए, या सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लीजिए, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के थ्रू करंट पास नहीं हो रहा है, वहाँ पे आयंस के थ्रू करंट पास हो रहा है, और उसको हम लोग आयनिक कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। अगला है नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। तो कंडक्टर जहाँ पे करंट पास हो रहा था, तो नॉन कंडक्टर जो है या इंसुलेटर जो है, ये ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे करंट पास आसानी से नहीं होता है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा सब्सटेंस जिसे करंट इजीली पास ना करे, बहुत कम पास करे, न के बराबर पास करे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल जानते हैं, रबर हो गया, लकड़ी हो गया। प्योर वाटर का बात करेंगे, याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, प्योर वाटर का है, बैड कंडक्टर है। ग्लास का बात करेंगे, पॉलीथीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, पेपर का इस्तेमाल करते हैं, सिल्क का इस्तेमाल करते हैं, ये सब, कॉटन हो गया, लेदर हो गया, ये सब के सब क्या है? बैड कंडक्टर है, मतलब ये नॉन कंडक्टर है, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स सेमी कंडक्टर। क्या होता है? देखिए, अब कंडक्टर मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो, नॉन कंडक्टर का मतलब हो गया जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो। उसके बीच का एगो तीसरा सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर, और यह कहता है कि कुछ करंट को हम पास होने देंगे और कुछ करंट को पास होने नहीं देंगे। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसका कंडक्टिविटी जो है नॉन कंडक्टर मतलब इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होता है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग सेमी कंडक्टर बोलेंगे। तो सेमी कंडक्टर ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया जिससे कुछ करंट पास होगा और कुछ करंट पास नहीं होगा। जैसे
सेमीकंडक्टर में आप याद रखिएगा सिलिकॉन हो गया, जर्मनियम हो गया, ये दोनों के दोनों बेस्ट एग्जाम्पल हो गया किसका, ये हो गया आपका सेमीकंडक्टर का। ठीक है, कार्बन यहाँ पे गलत लिखा गया, कार्बन नहीं होगा। अब फ्रेंड्स कुछ और टर्म के बारे में हम लोग जानेंगे जो बेसिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स रेसिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए रेसिस्टेंस को हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंस से कुछ और भी टर्म आएगा, इसीलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस जो होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए कोई भी सब्सटेंस हो, अगर सब्सटेंस से कोई करंट पास होगा तो सब्सटेंस के अंदर जो भी एटम्स होगा वह उसको अपोज करेगा। तो रेसिस्टेंस का मतलब हो गया सब्सटेंस का वह प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, मतलब बोलेगा भाई करंट तू आओ मत, आने नहीं देगा, रुकावट पैदा करेगा। ठीक है, मतलब जिसकी वजह से जितना करंट आना होगा उतना नहीं आ पाएगा, काहे कि ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो रेजिस्टेंस जो होता है ये क्यों होता है समझ गए, क्योंकि जब करंट पास करेगा तो इसका मतलब होता है चार्ज पास कर रहा है, और चार्ज जब फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो दोनों आपस में क्या करेगा, सब के बीच में कोलिजन होगा, बीच में एटम्स है, एटम्स के बीच से निकलना होगा। ये सारा जो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन है वो या एटम्स के बीच से जब निकलेगा तो वो सब क्या करेगा, इसको डिस्टर्ब करेगा, और उसी डिस्टर्ब को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस बोलेंगे। तो रेसिस्टेंस जो होता है सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से सब्सटेंस जो होता है जो करंट उसे पास कर रहा है उसका हमेशा क्या करता है, अपोज करता है, और इसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस का मतलब होता है विरोध, जो अपोजिट है, मतलब जो अपोज कर रहा है। रेसिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, जो अपोज कर रहा है। ठीक है, तो ये सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होता है, करंट जाएगा तो उसको अपोज करेगा। अब कोई सब्सटेंस ऐसा हो सकता है जो कम अपोज करे, जिसका रेसिस्टेंस कम होगा, जो ज़्यादा अपोज करेगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा मतलब ज़्यादा अपोज करेगा तो करंट कम पास करेगा, अगर कम अपोज करेगा तो ज़्यादा करंट पास करेगा। एकदम फैक्ट बात है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए रेसिस्टेंस को हम लोग डिनोट करेंगे आर से। ठीक है, रेसिस्टेंस को किसे डिनोट करेंगे, आर से, और इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम, और ओम का सिंबल ये ध्यान रखिएगा। अब ये किस पे डिपेंड करता है इसको भी ध्यान रखिएगा। रेसिस्टेंस जो होगा, जिस सब्सटेंस का आप रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं उसका लेंथ क्या है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब इसका पूरा एरिया का अगर हम बात करेंगे, टोटल एरिया का बात कर रहे हैं जिसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलेंगे, तो वो क्या है, टेम्परेचर क्या है भाई, और रेसिस्टिविटी क्या है, आगे हम लोग समझेंगे। ये चार चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो रेसिस्टेंस जो है सब्सटेंस के लेंथ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा, याद रखिएगा। लेंथ अगर बढ़ाएंगे तभी रेसिस्टेंस बदल जाएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस बराबर होता है रो एल बट्टा ए। आर हो गया रेसिस्टेंस, रो हो गया रेसिस्टिविटी, एल हो गया लेंथ, ए हो गया एरिया। एरिया के रेसिप्रोकल है, देख लीजिए, मतलब एरिया के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि लेंथ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब लेंथ जितना बढ़ेगा रेसिस्टेंस उतना बढ़ेगा, लेकिन एरिया जितना बढ़ेगा रेसिस्टेंस उतना क्या होगा, कम होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, बट रेसिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, क्यों होता है, सिंपल में जान लीजिए। जब लेंथ बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेगा, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ेगा, अपोजिशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन एरिया अगर बढ़ता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो फैली हो जाएगा। फैली होने से क्या होगा, कोलिजन जो होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला है इसका उल्टा है कंडक्टेंस, इसको समझ लीजिए। कंडक्टेंस क्या है भाई, रेसिस्टेंस बोलता है भाई तुम मत आओ, तो कंडक्टेंस बोलेगा भाई आओ। तो रेसिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक करंट को आने का विरोध करेगा, लेकिन कंडक्टेंस जो है इलेक्ट्रिक करंट को बुलाएगा। तो रेसिस्टेंस बोलेगा भागो, कंडक्टेंस बोलेगा आओ। तो दोनों क्या हो गया, एक दूसरे का उल्टा हो गया। रेसिस्टेंस अपोज कर रहा है, कंडक्टेंस क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो कंडक्टेंस जो होता है सब्सटेंस का वह प्रॉपर्टी होता है जो सपोर्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को आने के लिए। ठीक है, तो रेसिस्टेंस उसको भगाता है इलेक्ट्रिक करंट को, कंडक्टेंस जो होता है उसको बुलाता है। दोनों क्या हो गया, एक दूसरे का उल्टा हो गया। रेसिस्टेंस को डिनोट करेंगे आर से और कंडक्टेंस को डिनोट करेंगे जी से। तो याद रखिएगा उल्टा हो गया, मतलब कंडक्टेंस बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन रेसिस्टेंस, जी बराबर 1 अपॉन आर,
और आर मतलब हो गया रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, ठीक है। तो जी का यूनिट जो होगा कंडक्टेंस का जो यूनिट होगा क्या होगा, 1/ओम, और 1/ओम को याद रखिएगा, इसी को सीमेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीमेन, याद रखिएगा। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सीमेन। तो 1/ओम बोलिए तब 1/ओम हो गया, मतलब ओम का माइनस कर दीजिए, या इसी को आप उल्टा बोलेंगे तो महो भी बोला जाता है, महो, ओम का उल्टा क्या होगा, महो। तो इसका यूनिट क्या होगा, महो बोलिए तब, या ओम इन्वर्स बोलिए तब, या ओम इन्वर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। क्लियर हुआ। रेसिस्टेंस हमेशा इलेक्ट्रिक करंट को जो फ्लो है, इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है तो उसका अपोज करेगा, कंडक्टेंस जो है इलेक्ट्रिक करंट अगर आ रहा है तो उसको सपोर्ट करेगा, जैसे भाई आओ, ठीक है। अब दूसरा याद रखेंगे रेसिस्टिविटी क्या है। तो देखिए रेसिस्टिविटी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसा एक हम सब्सटेंस ले रहे हैं, एक ऐसा हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जिसका लेंथ है 1 मीटर, लेंथ कितना है 1 मीटर, और इसका एरिया जो है वह है 1 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितना है 1 मीटर, ठीक है। मान लीजिए सिलेंड्रिकल ले लिए, तो अब सिलेंड्रिकल ले लिए तो उसका एरिया मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर है, और उसका लेंथ कितना है 1 मीटर। तो 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाला अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर जो रेसिस्टेंस होगा उसी रेसिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। तो याद रखिएगा रेसिस्टिविटी जो होता है यह एक तरह का स्पेशल रेसिस्टेंस होता है। कब, जब लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा तब। तो 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो रेसिस्टेंस होगा उसी रेसिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे रेसिस्टिविटी। तो ये स्पेशल केस हो गया, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, ओम मीटर, याद रखिएगा, बार बार पूछता है। तो रेसिस्टेंस का यूनिट हो गया ओम, और रेसिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। अब याद रखिएगा यहाँ पे लेंथ और इसको, लेंथ और एरिया को फिक्स कर दिए। तो याद रखिएगा यह जो है रेसिस्टिविटी जो है ये टेम्परेचर पर और मटेरियल कैसा है, कॉपर का है कि आयरन का है, उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन लेंथ पर और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कॉपर का अगर कोई आप ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, या कंडक्टर लेते हैं, कॉपर का ले लीजिए एक तार और एक एल्युमिनियम का तार ले लीजिए, दोनों का रेसिस्टिविटी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। लेकिन कॉपर का कोई तार ले लीजिए, छोटा लीजिए बड़ा लीजिए, उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। आयरन का कोई भी वायर ले लीजिए, छोटा बड़ा कुछ भी ले लीजिए, सबका रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। तो रेसिस्टिविटी याद रखिएगा वो लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। मोटा लीजिए तब, मतलब कोई आयरन मोटा ले लिया, कोई पतला ले लिया है, दोनों का रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा, बट दोनों का रेसिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो याद रखिएगा रेसिस्टेंस में 3 चीज़ को हम लोग जोड़ देते हैं। एक, सब्सटेंस का रेसिस्टेंस कितना है, सब्सटेंस का जो रेसिस्टेंस है उसी को तो हम लोग बोल रहे हैं रेसिस्टिविटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करेंगे, अब प्लस एरिया, अब प्लस लेंथ। याद रखिए तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस। तो किसी भी सब्सटेंस का जो अपना उसका खुद का जो रेसिस्टेंस होगा, मतलब जो अपोज कर रहा है, जो मटेरियल अपोज कर रहा है, उसी को रेसिस्टिविटी बोल रहे हैं। और एरिया बढ़ने पर वो अलग हो जाएगा उसका रेसिस्टेंस, मतलब बढ़ सकता है घट सकता है एरिया के घटने बढ़ने पर। और अगर लेंथ का बात करेंगे तो लेंथ अगर बढ़ता है तभी रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेसिस्टेंस को लेंथ भी तय कर रहा है, एरिया भी तय कर रहा है, और सब्सटेंस का जो खुद मटेरियल है वो भी तय कर रहा है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, किसी भी सब्सटेंस का जो रेसिस्टेंस है 3 चीज़ पे डिपेंड करेगा। उस सब्सटेंस का खुद का रेसिस्टेंस कितना है, एरिया के वजह से रेसिस्टेंस कितना है, और लेंथ के वजह से उसके अंदर कितना रेसिस्टेंस है, ये टोटल को मिला देंगे तो उस सब्सटेंस का रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो ये जो रेसिस्टेंस आप देख रहे हैं ये एरिया पर, लेंथ पर और रेसिस्टिविटी पे निर्भर करता है। लेकिन ये वाला जो आप देख रहे हैं रेसिस्टिविटी, जिसको स्पेशल या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, ये उस सब्सटेंस के लिए फिक्स है। वो सब्सटेंस नेचुरली में कितना अपोज कर रहा है, उसको एरिया से लेंथ से कोई मतलब नहीं है। एरिया और लेंथ को भी ऐड कर देंगे रेसिस्टेंस मिलाकर, तो ये हो जाएगा एक्चुअल रेसिस्टेंस पूरे सब्सटेंस का। तो याद रखिएगा ये आर होगा पूरे सब्सटेंस का, हम बात करेंगे उसका एरिया और लेंथ को मिला के हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब रो का बात करेंगे, रेसिस्टिविटी का बात करेंगे, तो यह केवल उसके मटेरियल, उस सब्सटेंस के द्वारा कितना अपोज हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे।
ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो इसका यूनिट आपको ध्यान रखना है, जो इसका जो यूनिट होगा रेसिस्टिविटी का वो क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, और यह किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करेगा। रेसिस्टेंस भी टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करता था, मटेरियल मतलब हो गया आपका रेसिस्टिविटी। ठीक है, लेकिन लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब अगला याद रखिएगा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में सिंपल याद रखिएगा, यह रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है। तो रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। इसको सिग्मा से डिनोट करेंगे और इसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। तो सिग्मा बराबर हो गया 1/ρ। रो हो गया आपका रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, जिसको हम लोग सिग्मा से या कापा से भी डिनोट करते हैं। सिग्मा से कीजिए तब या कापा से कीजिए तब, के की तरह लिखते हैं और इसको कापा पढ़ते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो रेसिस्टिविटी का उल्टा कर दीजिए। तो रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या है भाई, रेसिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम माइनस एम माइनस, ये यूनिट हो जाएगा। और ओम माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमन। ठीक है, तो इसी को आप लिख सकते हैं सीमन पर मीटर। तो याद रखिएगा इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है, पर ओम पर मीटर, या इसी को हम लोग बोलेंगे सीमन पर मीटर, क्योंकि 1/ओम को सीमन हम लोग बोलेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत सारा बात जान गए। अब उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऑप्शन दिया गया ओम, एम्पियर, वोल्ट, कॉलम। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर। अगला है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए मेजर, मतलब इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए हम कौन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, एमीमीटर। अगला क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ करंट इज कंसीडर्ड टू बी। जो करंट होता है इलेक्ट्रिक करंट, उसका डायरेक्शन हम लोग क्या मानते हैं, तो ये हमेशा अपोजिट होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। का बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट व्हेन 5 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लोज इन 2 सेकेंड। 5 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है कितना सेकेंड में, 2 सेकेंड में। तो कितना हो जाएगा करंट, तो करंट बराबर हो जाएगा Q/T। तो कितना हो जाएगा 2.5 कूलम पर सेकेंड, 2.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द रेसिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स ऑन। जो रेसिस्टेंस होता है मटेरियल का वो किस पे डिपेंड करेगा, तो रेजिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी पे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेसिप्रोकल क्या होगा रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस होता है आर, और आर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/G, जिसको हम लोग कंडक्टेंस बोलेंगे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मटेरियल विथ हाई रेसिस्टिविटी। जिसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, हाई होगा, वो क्या करेगा, अधिक से अधिक अपोज करेगा, मतलब उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वो क्या हो जाएगा आपका लो कंडक्टिविटी होगा, मतलब हाई रेसिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। का एग्जांपल कौन है, तो आपको बता दिया सिलिकॉन और जर्मेनियम, याद रखिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके बारे में कौन सा बात सही है, ठीक है। तो करंट जो फ्लो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, किसके, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसके। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी को अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। अगला है विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। रेसिस्टिविटी को कौन इफेक्ट नहीं करेगा, तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं करेगा। बी ऑप्शन और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो याद रखिएगा एक चीज़ मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर हम मेटालिक कंडक्टर का बात करेंगे, मेटालिक कंडक्टर का बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। जबकि अगर सेमी कंडक्टर की बात करेंगे, सेमी कंडक्टर को अगर हीट करेंगे, टेम्परेचर हाई करेंगे तो इसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे मेटालिक कंडक्टर बोल रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीजेज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडक्टर। का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो कंडक्टर के पास क्या होता है, लो रेसिस्टेंस होता है और हाई कंडक्टिविटी होता है। दिलाव इजी फ्लो, तो कंडक्टर में क्या होता है, इजी फ्लो होता है, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, इसीलिए तो उसको कंडक्टर बोल रहा है। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ट्रू अबाउट इंसुलेटर। के बारे में कौन सा बात सही है, तो इंसुलेटर में क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, और ये आसानी से करंट को पास नहीं करने देता है। तो क्या हो जाएगा, और दूसरा चीज़ इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है, कम होता है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हैव वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या इसी में एक और लिख सकते हैं लो हाई रेसिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो कंडक्टेंस मतलब जी बराबर क्या होता है 1/r, तो कंडक्टेंस बराबर हो जाएगा 1/ रेसिस्टेंस। फ्रेंड्स, इस तरह हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स को कंप्लीट कर चुके हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को भी किए हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।